आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अक्रेंस ऑफ मेटल्स। हम लोग मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ चुके हैं, हम उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं, हम उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं, हम आयनिक बॉन्ड पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो है अक्रेंस ऑफ मेटल्स। कुछ एलिमेंट्स या कंपाउंड जो आप नेचुरली अक्रिंग अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, हम उनको मिनरल्स कहते हैं। कुछ एलिमेंट्स या कंपाउंड विच अकर नेचुरली इन अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल्स। मिनरल्स में से आप कुछ मेटल को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट करते हो। मिनरल्स में से आप कुछ मेटल प्रॉफिटेबली क्या करते हो बेटा? एक्सट्रैक्ट करते हो। जो प्रॉफिटेबल एक्सट्रैक्शन है वो आपका ओर है। वो आपका क्या है बेटा जी? ओर। जो प्रॉफिटेबल एक्सट्रैक्शन है वो आपका क्या है बेटा जी? ओर। जो प्रॉफिटेबल एक्सट्रैक्शन है वो आपका क्या है बेटा जी? ओर्स। तो यानी कि हर ओर क्या है? मिनरल। पर हर मिनरल ओर नहीं है, क्योंकि अगर प्रॉफिट हुआ तो वो तेरा ओर है, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो वो तेरा मिनरल है। समझ गए मेरी बात? तो ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। क्लियर? अब ना एक बार क्वेश्चन ये आया था, सुन लो मेरी बात, कि ना कौन से नेटिव फॉर्म में मिल सकते हैं? तो सिल्वर गोल्ड आपको नेटिव फॉर्म में मिल सकते हैं। तो ये बता रखे हैं जो मेटल जो बॉटम ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज होती है ना, उनकी रिएक्टिविटी बेहद कम है। अगर रिएक्टिविटी कम है तो वो किस फॉर्म में मिलेंगे? नेटिव फॉर्म। जिनकी रिएक्टिविटी कम है वो आपको किस फॉर्म में मिलेंगे? नेटिव फॉर्म। जिनकी रिएक्टिविटी कम है वो आपको किस फॉर्म में मिलेंगे? नेटिव फॉर्म। अब देखो, दे आर ऑफ्टन फाउंड इन फ्री स्टेट। दे आर ऑफ्टन फाउंड इन फ्री स्टेट, जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, कॉपर। कॉपर एंड सिल्वर आर ऑल्सो फाउंड इन कंपाउंड स्टेट, जैसे आपका सल्फाइड या ऑक्साइड, जैसे CuCO मिल सकता है, Ag2S मिल सकता है, लेकिन जनरली ये नेटिव फॉर्म में मिलते हैं। जनरली किस फॉर्म में मिलते हैं? नेटिव फॉर्म। जो मेटल टॉप में होते हैं ना भैया, वो बहुत रिएक्टिव होते हैं, वो कभी तेरे को नेटिव फॉर्म में मिलेंगे नहीं, वो हमेशा कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगे। जिनकी रिएक्टिविटी ज्यादा, वो रिएक्ट करके किसी के साथ कंपाउंड बना देंगे। जिनकी रिएक्टिविटी कम, उनकी रिएक्ट करने की टेंडेंसी नहीं है, तो वो नेटिव फॉर्म में मिलेंगे। जिनकी रिएक्टिविटी ज्यादा, वो पक्का किसी से कंबाइन करके क्या बना देंगे? ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड, कोई ना कोई फॉर्म एग्जिस्ट कर लेगा। लेकिन जिनकी रिएक्टिविटी कम है, उनकी कंबाइन करने की टेंडेंसी नहीं है, तो वो रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। आगे देखो, तो देखो जो मॉडरेटली रिएक्टिव है, दे आर फाउंड इन ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट्स। तो थोड़ा सा आइडिया रख के जाना, नेटिव कौन होते हैं? जो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। कंबाइंड फॉर्म में कौन मिलते हैं? जो मोस्ट रिएक्टिव होते हैं। क्लियर यहां तक? बस इसमें से इतना ही पता होना चाहिए। जो मोस्ट रिएक्टिव है, दे आर फाउंड इन कंबाइंड फॉर्म। जो लीस्ट रिएक्टिव है, दे आर फाउंड इन नेटिव फॉर्म। जो मोस्ट रिएक्टिव है, दे आर फाउंड इन कंबाइंड फॉर्म। जो लीस्ट रिएक्टिव है, दे आर फाउंड इन नेटिव फॉर्म। कोई दिक्कत? ओके। अब एक्सट्रैक्शन, किसी भी मेटल को उसके ओर से अलग करना एक्सट्रैक्शन कहलाता है। किसी भी मेटल को उसके ओर से अलग करना एक्सट्रैक्शन कहलाता है। खत्म। अब देखो, एक्सट्रैक्शन कराने के लिए आपको कुछ प्रोसेसेस करने पड़ते हैं। वो जो प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप जो तू कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? जो स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करोगे उसे क्या कहोगे आप? मेटलर्जी। उसको क्या बोलोगे आप? मेटलर्जी। मेटल को उसके ओर से अलग करना एक्सट्रैक्शन कहलाता है। उसके लिए जो तू स्टेप फॉलो करेगी वो तेरी मेटलर्जी है। मेटल को उसके ओर से अलग करना क्या कहलाएगा? एक्सट्रैक्शन। और जो उसके लिए स्टेप फॉलो करेंगे वो तेरी मेटलर्जी है। वो क्या है? मेटलर्जी। अब एक बार पेपर मैंने अभी देखा था किसी का, ऐसे ही टफ पेपर था, और उसमें ने ये पूछा होता व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स और एक्सट्रैक्शन। 3 स्टेप होते हैं। पहला कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर पहला स्टेप है मेटलर्जी का, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन या एनरिचमेंट एक ही बात होती है। सेकंड कन्वर्जन, थर्ड रिफाइनिंग। फर्स्ट कंसंट्रेशन, सेकंड कन्वर्जन, थर्ड रिफाइनिंग। कोई दिक्कत? कंसंट्रेशन, कन्वर्जन, रिफाइनिंग। देखो, आप कोई भी और लेते हो भाई, पता नहीं मेरा दिल इस बार ये कह रहा है कि ये जरूर करके जाओ, ये जरूर करके जाओ। पता नहीं मेरा दिल कह रहा है इस बार, पता नहीं, मैं जब ये नोट्स डेवलप कर रही थी तभी मेरा क्लिक कर गया कि ये जरूर डालना चाहिए मुझे। सुन लो, ये और है। क्या है बेटा जी? और। इंपॉर्टेंट है, और है। सबसे पहले आप और का क्या करते हो? फर्स्ट स्टेप कंसंट्रेशन। फर्स्ट स्टेप क्या होता है? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ गंदगी, रिमूवल ऑफ इंप्योरिटी, रिमूवल ऑफ गैंग, रिमूवल ऑफ डर्ट, रिमूवल ऑफ स्लिट। जो भी इंप्योरिटी, जो भी गंदगी तेरे मेटल के सरफेस पे प्रेजेंट है, उसका रिमूवल कराना, उनका रिमूवल कराना कंसंट्रेशन कहलाता है। और वो जो गंदगी है उसको गैंग बोलते हैं। जो इंप्योरिटी मेटल पे प्रेजेंट होती है उसका नाम क्या है? गैंग। और गैंग का रिमूवल क्या कहलाता है? कंसंट्रेशन। कोई भी बंदा कैसा भी हो, सबसे पहले कंसंट्रेट करेंगे, इंप्योरिटी रिमूव करेंगे। कोई दिक्कत? तो पहला स्टेप क्या करा आपने? कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ऊपर क्या है? और। नीचे क्या है? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मतलब क्या है? रिमूवल ऑफ इंप्योरिटी। डन। नाउ यू विल क्लासिफाई द एलिमेंट इनटू 3 टाइप्स। सुन ले, हाई वाला, मिडल वाला, लो वाला। हाई वाला, मिडल वाला, लो वाला, हाई
हाई वाला, मिडल वाला, लो वाला, समझ गए। हाई वालों में आप इलेक्ट्रोलिसिस कराते हो, फिर आपको प्योर मेटल मिल जाता है। हाई वाले में आप इलेक्ट्रोलिसिस कराते हो, फिर आपको प्योर मेटल मिल जाता है। क्लियर? हाई वाले में आप इलेक्ट्रोलिसिस कराते हो, आपको प्योर मेटल मिल जाता है। अब ध्यान से सुनो, लो वाला, लो वाले सल्फाइड में प्रेजेंट होते हैं। सल्फाइड की होती है रोस्टिंग, फिर तेरे को मेटल मिलेगा, फिर रिफाइनिंग। लो वाले सल्फाइड्स में प्रेजेंट होते हैं। सल्फाइड की क्या होती थी? रोस्टिंग, फिर क्या मिलेगा? मेटल, फिर क्या कराएगी? रिफाइनिंग। मिडल वाले दो फॉर्म में मिलते हैं, कार्बोनेट या तो सल्फाइड। कार्बोनेट वाले की क्या करेगी? कैल्सिनेशन। सल्फाइड वाले की क्या करेगी? रोस्टिंग। कार्बोनेट, सल्फाइड, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, ऑक्साइड, रिडक्शन, देन प्योरिफिकेशन। आपको मेटल्स तीन फॉर्म में मिलते हैं, हाई वाला, मीडियम वाला, लो वाला। हाई वाले की क्या होगी? इलेक्ट्रोलिसिस, यू गेट प्योर मेटल, यू गेट प्योर मेटल। सेकंड क्या? मीडियम, कार्बोनेट है तो कैल्सिनेशन, सल्फाइड है तो रोस्टिंग, फिर आप ऑक्साइड मिलेगा, ऑक्साइड से रिडक्शन करोगे, आपको प्योरिफिकेशन होगी। ये स्टेप्स है, नहीं तो अभी क्लियर हो जाएगा मैं क्या कह रही हूं, क्योंकि ना आप इंडिविजुअली डील करने वाले तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखो अब मैं बता रही हूं कि व्हाट इज कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब होता है अनवांटेड इंप्योरिटीज को रिमूव करना। अनवांटेड इंप्योरिटीज को रिमूव करना कंसंट्रेशन कराता है, एनरिचमेंट कहलाता है। अनवांटेड इंप्योरिटीज को रिमूव करना, अनवांटेड इंप्योरिटीज को क्या करना बेटा? रिमूव। अनवांटेड इंप्योरिटीज को रिमूव करना, आप उसको, वो जो अनवांटेड इंप्योरिटीज है उसे गैंग कहते हैं, और इसके रिमूवल को कंसंट्रेशन कहते हैं। जो अनवांटेड इंप्योरिटीज होती है उनका नाम गैंग होता है, और इनके रिमूवल के प्रोसेस को कंसंट्रेशन कहते हैं। कोई दिक्कत? अब सुन लो, अब आपके पास आ रहा है लो वाला। अभी आपने पढ़ा लो वाला किस फॉर्म में मिलता है? सल्फाइडोर्स। लो वाला किस फॉर्म में मिलता है? सल्फाइडोर। तेरे सिलेबस में दो है बस। कौन से हैं? दो। एक है तेरा मर्करी, एक है तेरा कॉपर, एक है तेरा मर्करी, एक है तेरा कॉपर। मर्करी के सल्फाइड और का नाम सिन्नाबर। मर्करी के सल्फाइड और का नाम सिन्नाबर। मर्करी के सल्फाइड और का नाम सिन्नाबर, HgS। पेपर में एक बार यही पूछा गया था बस इस टॉपिक में से कि राइट द फॉर्मूला ऑफ सिन्नाबर, HgS। और है क्या? मर्करी के सल्फाइड और का नाम सिन्नाबर। हो गया सिन्नाबर। अब मैं बताती हूं, सबसे पहले सल्फाइड और को आप ऑक्साइड और में करते हो, HgOSO2, HgOSO2। कोई दिक्कत? अब इस HgO की हीट कर क्या बनेगा? Hg+O2। मरकरी के सल्फाइड और का नाम सिन्नाबर, HgS में O2 पास कर, HgOSO2। HgO को हीट कर, Hg अलग O2 अलग। हो गया? बस आपने क्या करना, देख मेरे को देख, मरकरी के सल्फाइड और का नाम सिन्नाबर, मरकरी के सल्फाइड और का नाम सिन्नाबर, HgS में O2, HgOSO2, HgOSO2, HgO को हीट करो, Hg+O2, Hg+O2, खत्म। आगे देखो, कॉपर के सल्फाइड और का नाम कॉपर ग्लांस, कॉपर के सल्फाइड और का नाम कॉपर ग्लांस, कॉपर के सल्फाइड और का नाम कॉपर ग्लांस। अब वो क्या होता है सुन ले, Cu2S को कहते हैं कॉपर ग्लांस। O2 डाल, देख फटाफट से, Cu2O, Cu2S प्लस Cu2O, Cu अलग SO2 अलग। हो गया? सुन लो, मरकरी के सल्फाइड का नाम सिन्नाबर, कॉपर के सल्फाइड का नाम कॉपर ग्लांस, HgS+O2, HgOSO2, HgO को हीट करो, Hg+O2, Cu2S+O2, Cu2OSO2, Cu2S+Cu2O, Cu+SO2। खत्म। तीन है लो वाले खत्म, तीन है लो वाले खत्म। अब आगे देख, फिर आते हैं तेरे मिडल वाले। क्या आते हैं बेटा? मिडल वाले। ध्यान से सुनियो, जो मिडल वाले होते हैं वो दो फॉर्म में मिलते हैं, कार्बोनेट और सल्फाइड, कार्बोनेट और सल्फाइड। मिडल वाले किस फॉर्म में मिलते हैं? कार्बोनेट और सल्फाइड। तो देख मैंने ये देखा, फिर ना अब इन्होंने बोला कि आपके पास जैसे कार्बोनेट वाला है, मैंने जिंक कार्बोनेट लिया। क्या लिया? जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट का नाम होता है कैलामाइन, सिन्नाबर HgS, कॉपर ग्लांस Cu2S, सिन्नाबर HgS, कॉपर ग्लांस Cu2S, और कैलामाइन ZnCO3। अब आपने क्या करना है, बस इसको हीट कर, क्या बनेगा? ZnOCO2, ZnOCO2, ZnOCO2। तो पहले पता है क्या करना होता है, जैसे आपको कार्बोनेट और मिलता है ना,
सबसे पहला स्टेप है आपको उसको ऑक्साइड में बदलना है। ये रूल है, कार्बोनेट को किस में बदलना है? ऑक्साइड में। और इस प्रोसेस का नाम कैल्सिनेशन है। द कन्वर्जन ऑफ कार्बोनेट ओर टू ऑक्साइड ओर इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। द कन्वर्जन ऑफ कार्बोनेट ओर टू ऑक्साइड ओर इज कॉल्ड कैल्सिनेशन एंड इट इज डन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि उसके पास खुद O है। इट इज डन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। डन। सुन, इसका सल्फाइड और जिंक ब्लैंडे, जिंक ब्लैंडे, इसका सल्फाइड और का नाम जिंक ब्लैंडे, सिन्नाबर HgS, सिन्नाबर HgS, कॉपर ग्लास Cu2S, सिन्नाबर HgS, कॉपर ग्लास Cu2S, कैलामाइन ZnCO3, जिंक ब्लैंडे ZnS। अब इसमें O2 डाल ताकि पता क्या बने? ZnOSO2। तो मैंने क्या करा, कार्बोनेट और को ऑक्साइड में बदला, सल्फाइड और को ऑक्साइड में बदला। पेपर में क्वेश्चन आता है क्यों बदला, मैं बताती हूँ। डायरेक्ट सल्फाइड से जिंक प्राप्त करना बेहद मुश्किल, डायरेक्ट कार्बोनेट से जिंक प्राप्त करना बेहद मुश्किल, पर उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना इजी। तो फर्स्ट मैं उसके सल्फाइड को ऑक्साइड तक बनाऊंगी, फिर ऑक्साइड से जिंक। पहले मैं उसके कार्बोनेट को ऑक्साइड तक बनाऊंगी, फिर, और कोई पूछे तो ये बता देना कि डायरेक्ट कार्बोनेट या सल्फाइड से मेटल प्राप्त करना मुश्किल होता है, सो वाया ऑक्साइड हम प्राप्त कर रहे हैं। क्लियर? वाया ऑक्साइड हम प्राप्त कर रहे हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बेटा जी? तो देख ले, देख ले, देख ले, देख ले, देख ले। इट इज इजियर टू ऑब्टेन द मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड्स एज कंपेयर टू सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स। ऑक्साइड से मेटल प्राप्त करना बहुत आसान होता है, इसलिए पहले मैं उसको क्या कर रही हूं, क्या कर रही हूं, पहले उसके सल्फाइड या कार्बोनेट्स को उसके ऑक्साइड तक पहुंचा रही हूं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? क्लियर? ओके। सल्फाइड और को अगर आप ऑक्साइड में बदलते हो, इस प्रोसेस का नाम क्या है? रोस्टिंग। और ये प्रेजेंस ऑफ एयर में होती है। क्या होती है बेटा? प्रेजेंस ऑफ एयर। कार्बोनेट को ऑक्साइड में बदलने के प्रोसेस को क्या कहते हो आप? कैल्सिनेशन। क्या कहते हो बेटा? कैल्सिनेशन। तो कैल्सिनेशन एब्सेंस में होती है, रोस्टिंग प्रेजेंस में होती है। कन्वर्जन ऑफ सल्फाइड टू ऑक्साइड, रोस्टिंग। कार्बोनेट टू ऑक्साइड, कैल्सिनेशन। एब्सेंट, प्रेजेंस। ZnS में ओनिया देनी पड़ेगी तभी तो आएगी। खुद दिमाग लगाओ यार, दोगे तभी तो आएगी, ऐसे कैसे रहेगी? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब मेरे को मेटल चाहिए, मैंने इनके दोनों के ZnO को बुलाया। आओ भाई, आओ भाई, आओ, दोनों दोनों आओ, चलो चलो चलो। C डाला इसके अंदर, Zn प्लस CO, Zn प्लस CO। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अगली है थर्माइट रिएक्शन। सुन लो, आपको पता है जब आप अभी आपने कार्बन से करा रिड्यूस, मेटल प्राप्त करा यूजिंग कार्बन, लेकिन यही मेटल ऑक्साइड से आप मेटल प्राप्त करते हो यूजिंग एल्यूमिनियम। यूजिंग एल्यूमिनियम, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म मेटल बाय यूजिंग एल्यूमिनियम। इस रिएक्शन को बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन, क्योंकि इस रिएक्शन में बहुत सारी हीट रिलीज होती है। और ये इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ये है कि जो रेलवे क्रैक्स पड़ जाते हैं, रेलवे के जॉइंट्स में जो क्रैक्स पड़ जाते हैं, उनको फिलिंग करने के लिए हम एल्यूमिनियम यूज करते हैं। तो ये इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है। देखो होता क्या है, जैसे आपके पास Fe2O3 है, ये क्रैक्स आ गया बीच में, अब इसमें एल डाला, ये मोर रिएक्टिव होता है। मोर रिएक्टिव वाला लेस रिएक्टिव को डिसप्लेस, मोर रिएक्टिव वाला लेस रिएक्टिव को डिसप्लेस। Al2O3 Fe बन गया, Fe ज्वाइन हो जाएंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब देखो MnO2 है आपके पास, इसमें आपने Al डाला, क्या बनेगा? Mn प्लस Al2O3, हीट रिलीज होगी इनमें। क्या होगी बेटा? हीट रिलीज। तो ये देखो लिखा हुआ है, इट इज यूज्ड टू join the railway tracks, crack machine parts by using aluminum, by using aluminum, by using aluminum। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? थर्माइट रिएक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तो ये कह रही हूँ, ये वर्डिंग में दे सकता है, व्हाट विल हैपन, याद रखना, दोबारा बता रही हूँ। Fe2O3Al मोर रिएक्टिव होता है, ये लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा, क्या बनेगा? Al2O3 Fe, हीट रिलीज होगी। MnO2 में Al डाला, क्या बनेगा? Al2O3Mn, और क्या रिलीज होगी? हीट। तो इससे बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा जी? थर्माइट रिएक्शन। नेक्स्ट, एक्सट्रैक्टिंग द मेटल्स टुवर्ड्स द टॉप ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। जो टॉप में है उनको कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे? सुनो, होता क्या है, जो टॉप वाले होते हैं उनका एक्सट्रैक्शन हम कार्बन से नहीं कर सकते। जो टॉप वाले होते हैं उनका एक्सट्रैक्शन हम कार्बन से नहीं कर सकते।
उनके एक्सट्रैक्शन को कराने के लिए हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। टॉप वालों को कार्बन से नहीं कर सकते। पेपर में क्वेश्चन भी आता है व्हाई वी कांट यूज कार्बन। सुन लो, कार्बन की जो कार्बन है, ठीक है, अब देखो जो मोर रिएक्टिव है ना, उनकी एफिनिटी ऑक्सीजन के प्रति ज्यादा है एज कंपेयर टू कार्बन। जो मोर रिएक्टिव है उनकी एफिनिटी ऑक्सीजन के प्रति क्या है? ज्यादा, एज कंपेयर टू कार्बन से नहीं कर सकते। तो ये देखो, ये लिखा हुआ है द ऑक्साइड्स ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल आर वेरी स्टेबल एंड कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय कार्बन। दिस इज बिकॉज दिस मेटल हैव, मेटल की एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए ज्यादा है एज कंपेयर टू कार्बन, तभी आप इसको नहीं कर सकते। समझ गए? इन ऑक्साइड्स की एफिनिटी, इन ऑक्साइड्स की मतलब मेटल्स की एफिनिटी ऑक्सीजन के प्रति ज्यादा है एज कंपेयर टू कार्बन, इसलिए आप कार्बन से नहीं कर सकते। अब कार्बन से नहीं कर सकते तो क्या करें? आप इसका क्या करोगे? आप इसका क्या करोगे? इलेक्ट्रोलिसिस। क्या करोगे? इलेक्ट्रोलिसिस। सुनो, आपके पास NaCl है, NaCl क्या देगा? Na प्लस Cl माइनस। ये सुन लियो, आपके पास दो इलेक्ट्रोड होती है, वन इज कैथोड, अदर इज एनोड। वन इज कैथोड, अदर इज एनोड। इंटरनली बताऊं, जो तेरा नेगेटिव टर्मिनल होता है ना, वो कैथोड होता है। बता दिया, आज याद रखियो। जो तेरा नेगेटिव टर्मिनल होता है वो क्या होता है? कैथोड। इंटरनली बताऊं, जो तेरा पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो एनोड होता है। वो क्या होता है? एनोड। जो तेरे नेगेटिव टर्मिनल होगा कनेक्शन का, वो कैथोड होगा। जो तेरा पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो तेरा एनोड होगा। कटायन गो टू कैथोड, कटायन गो टू कैथोड, अनायन गो टू एनोड, कटायन कैथोड, अनायन एनोड, कटायन कैथोड, अनायन एनोड। कटायन आ गया, यहाँ जाके क्या करेगा? आराम से इलेक्ट्रॉन खाएगा ऐसे। क्या बनेगा? Na। क्या बन गया? Na। हो गया ना एक्सट्रैक्ट मेटल। अनायन गो टू एनोड, एक इलेक्ट्रॉन दान देगा। ये Cl से मिलकर Cl2 बना देगा। ये Cl से मिलकर क्या बना देगा? Cl2। तो आपको ये लिखना होता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो जो मोर रिएक्टिव होते हैं उनके लिए हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। हम उनके लिए क्या कराते हैं? इलेक्ट्रोड। कैटायन गो टू कैथोड, अनायन गो टू एनोड। ओके, नेक्स्ट इज रिफाइनिंग। अब हमने अपना मेटल तो एक्सट्रैक्ट कर लिया, लेकिन उन मेटल के अंदर ना कुछ इंप्योरिटीज प्रेजेंट थी, तो उन इंप्योरिटीज को रिमूव करने के प्रोसेस को हम रिफाइनिंग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इंप्योरिटीज फ्रॉम द मेटल आर कॉल्ड रिफाइनिंग। आर कॉल्ड रिफाइनिंग। अभी आपने मेटल तो एक्सट्रैक्ट कर लिया, लेकिन उस मेटल के अंदर कुछ इंप्योरिटीज है, उस इंप्योरिटीज को रिमूव करने के प्रोसेस को रिफाइनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफाइनिंग। सुनो, आपके पास दो रोड होती है, एक होती है कैथोड और एक होती है एनोड। अब इसके कुछ रूल्स है, सुन। इंप्योर वाला एनोड, इंप्योर वाला एनोड होगा ये थिक, होगा ये थिक। इंप्योर वाला एनोड, इंप्योर वाला एनोड होगा ये थिक, होगा ये थिक। प्योर वाला कैथोड, प्योर वाला कैथोड होगा ये थिन, होगा ये थिन। इंप्योर वाला कैथोड, इंप्योर वाला एनोड, इंप्योर वाला एनोड होगा ये थिक। प्योर वाला कैथोड, प्योर वाला कैथोड होगा ये थिन। दो सेट। इंप्योर वाला एनोड होगा ये थिक, होगा ये थिक। प्योर वाला कैथोड होगा ये थिन, होगा ये थिन। बीच में इलेक्ट्रोलाइट, बीच में इलेक्ट्रोलाइट। ये रहा बीच में, क्या है उसका? वाटर सॉल्युबल सॉल्यूट, सॉल्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। कोई दिक्कत? हो गया सेट, हो गया सेट। अब उसके बाद देखो, ये देखो, ये दिखा रखा। इम्प्योर वाला मोटा है, मोटा है, एनोड है। प्योर वाला पतला है, पतला है, कैथोड है। बीच में तेरा इलेक्ट्रोलाइट, ये रहा कॉपर सल्फेट लिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब मैं बताती हूँ देख क्या होगा। सुनो, अब क्या होगा? जब आप करंट पास करोगे तो तेरा जो इम्प्योर मेटल है ना, वो डिसोल्व होना शुरू हो जाएगा। यानी कि जब आप करंट पास करोगे, इम्प्योर मेटल डिसोल्व होना शुरू हो जाएगा ऐसे। Cu प्लस 2 इलेक्ट्रॉन डिसोल्व होना शुरू हो गया। Cu गिव Cu प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखो, ऑन पासिंग इम्प्योर मेटल डिसोल्व फ्रॉम द एनोड एंड गो इनटू इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। एंड प्योर, जो प्योर है, कॉपर प्लस 2 है, ये 2 इलेक्ट्रॉन खाएगा और ये कॉपर बनेगा, डिपोजिशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? डिपोजिट। क्या हो जाएगा? डिपोजिट। ये कॉपर आयन फिर से इलेक्ट्रॉन खाएगा और डिपोजिट होगा। अब ऐसे क्या हुआ? ये इम्प्योर था, ये प्योर है। दिस इज इम्प्योर। ये एनोड है, ये कैथोड है। ये वाला इम्प्योर है, ये वाला प्योर है। ये फर्क है, ये इम्प्योर है, ये प्योर है। अब एक बात बता, पहले इम्प्योर इसमें गया, फिर उसमें सर मेन कॉपर था,
वो वापस से डिपॉजिट हो रहा है। इसका मतलब जो थिन है वो मोटी होती जाएगी इलेक्ट्रोड, और जो मोटी वाली है वो पतली होती जाएगी, और जो इंप्योरिटी है ना नीचे सेटल होती जाएगी, जो इनसोल्यूबल है, जिसको हम एनोड के नाम से जानते हैं, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, एनोड। तो साफ साफ लिखा हुआ है देखो, ऑन पहली बात आप बोलोगे एनोड इम्प्योर जो कि थिक, कैथोड प्योर जो कि थिन, बीच में वाटर सोल्यूबल सोल्ट इलेक्ट्रोलाइट, ये तीन सेट हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। जब आप करंट पास करोगे तो इम्प्योर वाला घुलेगा, घुलेगा कैसे घुलेगा, ऐसे घुलेगा, कॉपर विल गिव कॉपर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, घुल गया, ठीक है, फ्रॉम द एनोड एंड गोज इनटू इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। एंड प्योर मेटल, अब इसका जो प्योर हिस्सा है वो डिपॉजिट होने लग जाएगा कैथोड पर, ये एनोड है, दिस इज इम्प्योर, ये कैथोड है, दिस इज प्योर, डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। द सोल्यूबल इंप्योरिटीज सोल्यूशन में चल जाएगी, जो इनसोल्यूबल है नीचे इकट्ठी हो जाएगी, जो इकट्ठी हो जाएगी वो तेरा एनोड वर्ड है, और ये आने के फुल टू चांसेस है। कोई मेरे को कहे ना पेपर गैस कर, तो मैं हर चैप्टर से तुम्हारे को 5 6 क्वेश्चन बता सकती हूँ, उनमें से एक क्वेश्चन ये होगा मेरा, फुल टू चांसेस है। रिफाइनिंग, रिफाइनिंग, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोरोजन, ये प्रोसेस जो ईटिंग अप ऑफ मेटल बाय द एक्शन ऑफ एयर मॉइस्चर, उसको हम क्या कहते हैं, कोरोजन। क्या कहते हैं बेटा जी, कोरोजन। क्या कहते हैं बेटा जी, कोरोजन। अगर कोरोजन आयरन का हो तो उसे रस्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा जी, रस्टिंग। अगर कोरोजन आयरन का हो तो उसे रस्टिंग कहते हैं, वरना हर मेटल का कोरोजन होता है, वरना हर मेटल का क्या होता है, कोरोजन। रस्टिंग इज अ स्पेशल केस ऑफ कोरोजन, दैट इज ऑफ आयरन, दैट इज ऑफ आयरन। कोई दिक्कत, रस्ट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, Fe2O3 X water, Fe2O3 X water, Fe2O3 X water. Conditions: only हवा, no corrosion, only पानी, no corrosion, हवा पानी, corrosion, only हवा, no corrosion, only पानी, no corrosion, हवा पानी, corrosion. Presence of air and presence of water both are required. सुन लो, ये मैंने क्या दिखाया, देखो यहां पे खाली हवा है, ओनली एयर, नो कोरोजन, ओनली पानी, नो कोरोजन, हवा पानी, कोरोजन। बेटा जी मुझ जैसे बंदा बोले ना, मैं तो ये एक्टिविटी दे दूं, प्रूव कर दे। मैं कह रही हूँ आधी जनता इसको पता क्या, बस ये पता होता है उनको प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर, आधी जनता ये देखना भूल जाती है। और आपको बता दूं आपकी एनसीईआरटी का आधा पेज इस पे भरा हुआ है, और करना कुछ भी नहीं है। देख मैं बता रही हूँ कैसे एक्सप्लेन कर रहा है। तूने क्या करा, यहाँ पे CaCl2 ले लिया, पता क्यों, ताकि ये एयर को एब्जॉर्ब कर ले। क्या कर ले, एयर और मॉइस्चर को क्या कर ले, सॉरी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ले। कैल्शियम क्लोराइड क्यों ले लिया, ताकि ये मॉइस्चर को क्या कर ले, एब्जॉर्ब। तो ड्राई एयर है, कैल्शियम क्लोराइड मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ले। क्या कर ले, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब। खाली हवा है, खाली हवा, खाली हवा में नो कोरोजन। तो ये कहेगा पहले मैंने ना आयरन ले ली, उसको कैल्शियम क्लोराइड में रख दिया, कैल्शियम क्लोराइड का काम क्या है, मॉइस्चर क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब, तो खाली हवा है, नो कोरोजन। यहाँ पे मैंने बॉइल्ड पानी लिया, बॉइल्ड पानी पता क्यों लिया, क्योंकि पानी की वाटर को बॉईल करते हो ना, उसके अंदर जो एयर प्रेजेंट होती है वो उड़ जाती है। तो अगर एयर उड़ गई तो क्या बचेगा, खाली पानी, खाली पानी, नो कोरोजन। अब इन्होंने ओपनली रख दिया, अब यहाँ पे हवा भी है और वहां पे पानी भी है। देखो अनबॉइल्ड वाटर लिया और हवा भी है, तो कोरोजन अकर हो गया। तो तुम कहोगे वी विल टेक 3 केसेस इन दिस केस इन विच ओनली एयर इज प्रेजेंट। ओनली एयर कैसे, कैल्शियम क्लोराइड, मॉइस्चर हटवा दिया, मॉइस्चर हटवा दिया कैल्शियम क्लोराइड की वजह से, तो हवा है खाली, क्या है, हवा, तो नो कोरोजन। खाली पानी, बॉइल्ड पानी लिया, बॉइल्ड से क्या हुआ, हवा उड़ गई, खाली पानी से कोरोजन नहीं हुआ, हवा पानी दोनों से क्या हुआ, कोरोजन। क्या हुआ, कोरोजन। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अच्छा जी, रस्टिंग ऑफ आयरन से बचने के क्या तरीके हैं, पेंट कर ले, ग्रीसिंग कर ले, ऑयलिंग कर ले। गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है जिंक की परत बना दे, टिन की परत बना दे, क्रोमियम की परत बना दे, एलॉय बना ले। पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजेशन, टिन प्लेटिंग, क्रोमियम प्लेटिंग, या फिर उसका एलॉय, ये तरीके हैं कोरोजन, रस्टिंग से बचने के। किसके बचने के, रस्टिंग के बचने के। कोई दिक्कत। सुनो, कोरोजन ऑफ एल्यूमिनियम, जब आप कोरोजन ऑफ एल्यूमिनियम की बात करते हो तो आपका Al2O3 बनता है। क्या बनता है बेटा जी, Al2O3। कोरोडेड प्रोडक्ट क्या है एल्यूमिनियम का, Al2O3। कई बार हम ना ये जानबूझ के बनवाते हैं अपने मेटल पे, और इस द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Al2O3 लेयर ऑन द मेटल इज कॉल्ड एनोडाइजिंग। क्या बोलते हैं इसको, एनोडाइजिंग। Al2O3 तेरे मेटल पे बन गया, यहाँ ये मेरा मेटल है, क्या है मेरा मेटल, इसके ऊपर इसकी Al2O3 की परत बन गई, इसको एनोडाइजिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनोडाइजिंग। और क्यों करते हैं पता है क्या, ये होता रहे जो खराब हो रहा है, अंदर का मेटल बच जाए,
सरफेस पे जो हो रहा होता रहे, लेकिन मेरे अंदर का मेटल बच जाए, तो हम बचाने के लिए भी करते हैं कई बार। कोई दिक्कत? कोरोडेड प्रोडक्ट क्या है एल्यूमिनियम का? Al2O3। तो ये बता रखा था, लेयर ऑफ Al2O3 ऑन द सर्फेस एल्यूमिनियम थिकर बनाते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग? एनोडाइजिंग। कोरोजन ऑफ कॉपर, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड की ग्रीन लेयर बनती है। कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड की क्या बनती है? ग्रीन लेयर। ये है। सिल्वर का Ag2S होता है। सिल्वर का क्या होता है? Ag2। जैसे इसका ग्रीन कलर है, इसका क्या है? ग्रीन कलर। कॉपर कार्बोनेट कॉपर हाइड्रोक्साइड का। सिल्वर का क्या बनता है? Ag2S। क्या बनता है? Ag2। गोल्ड और प्लैटिनम इतनी आसानी से किसी से रिएक्ट नहीं करते, इसलिए ये लॉन्ग समय तक आप लोग एज अ ज्वेलरी पर्पस के लिए यूज करते हो, क्योंकि इतनी आसानी से खराब नहीं होता। आप परमानेंटली आप सिल्वर की कड़ा डाल के रखते हो, या रिंग डाल के रखते हो, या गोल्ड की रिंग डाल के रखते हो, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी बाकी मेटल के कंपैरिजन में कम होती है, इसलिए हम इसको एज अ ज्वेलरी पर्पस और शाइनीनेस पर्पस के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट इज फूड केन्स आर कोटेड विद टिन बट नॉट विद जिंक, बिकॉज मैं बताती हूँ, जितने भी फूड केन्स हैं हम उसके ऊपर टिन की कोटिंग करते हैं, जिंक की नहीं करते। क्यों? क्योंकि जिंक की रिएक्टिविटी टिन के कंपैरिजन क्या है? ज्यादा। जिंक की रिएक्टिविटी टिन के कंपैरेटिव क्या है? ज्यादा। तो पता होना चाहिए आपको। एलॉयज, अगला क्या है बेटा जी? एलॉयज। एलॉय क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल विद मेटल या मेटल विद नॉन मेटल। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल विद मेटल या मेटल विद नॉन मेटल। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल विद मेटल या मेटल विद नॉन। एक मेटल होना आवश्यक है। एक मेटल होना क्या है? आवश्यक। अब पहले ना क्या हुआ था मैं बताती हूं। एल्यूमिनियम मेटल इज लाइट बट स्ट्रॉन्ग नहीं है। एल्यूमिनियम मेटल जब हमने प्योर लिया, हल्का तो था पर स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो हमने इसका एलॉय बनाया जो कि लाइट भी है और स्ट्रॉन्ग भी है, इसलिए हम एलॉय बनाते हैं। जैसे प्योर एल्यूमिनियम स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन उसका एलॉय स्ट्रॉन्ग है। उसका एलॉय क्या है? स्ट्रॉन्ग। तो ये एक वजह है। मैंने ये देखा है कि अभी मैंने जितने भी पेपर्स देखे थे ना अभी लेटेस्ट वाले, उनमें ना एलॉय पे बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे आप लोग उठा के देखो एजुकार्ड के अंदर एलॉय पे बहुत क्वेश्चन है, इसलिए मैंने थोड़ा इसको ब्रीफ कर दिया। प्योर एल्यूमिनियम है, वो लाइट है बट वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन जब आप एल्यूमिनियम का एलॉय लेते हो, वो लाइट भी है और वो स्ट्रॉन्ग भी है, तो इसलिए करा। अच्छा, जब आप कार्बन को आयरन के साथ मिक्स कर देते हो तो आपको स्टील मिलता है, जो कि एलॉय है आयरन का। आयरन विद कार्बन क्या होता है? स्टील। आयरन विद कार्बन क्या होता है? स्टील। अच्छा, ये हार्ड भी है और क्या है? स्ट्रॉन्ग भी है। अच्छा, इसके ऊपर रस्ट भी कम आती है, इसलिए आपने देखा होगा स्टील के ग्लासेस यूज करते हो, कभी रस्ट देखिए उसमें? नहीं है ना? क्यों? क्योंकि वो स्टील है, एलॉय है, एलॉय का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, मतलब रस्टिंग इतनी ज्यादा नहीं जाता। कोई दिक्कत? अगला, जब आप आयरन मेटल को क्रोमियम और निकल के साथ मिक्स करते हो तो स्टेनलेस स्टील बनता है। आयरन विद कार्बन स्टील है, आयरन विद क्रोमियम निकल स्टेनलेस स्टील है। आयरन विद कार्बन स्टील है, आयरन विद क्रोमियम निकल स्टेनलेस स्टील है। कोई दिक्कत? आगे देखो, जनरली अब एलॉय क्यों बनाते हो? देखो, ये स्ट्रॉन्गर होते हैं प्योर मेटल से, स्ट्रॉन्गर। दूसरी बात हार्डर। तीसरी बात मोर रेजिस्टेंस। इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, कंडक्टिविटी कम होती है। दो चीजें कम है, बाकी ज्यादा है। कंडक्टिविटी आप ऐसे सेट कर लो, इसकी कंडक्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट कम है। स्ट्रॉन्गनेस, हार्डनेस, रेजिस्टेंस ज्यादा है। स्ट्रॉन्गनेस, हार्डनेस, रेजिस्टेंस ज्यादा है, कंडक्टिविटी मेल्टिंग पॉइंट कम है। स्ट्रॉन्गनेस, हार्डनेस, रेजिस्टेंस ज्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट और कंडक्टिविटी कम है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ऐसे सेट करते हैं। जब ऐसे 5-5 पॉइंट आ जाए ना, ऐसे कर लिया करो। स्ट्रॉन्गर भी, स्ट्रॉन्गेस्ट, हार्डनेस और क्या था हमारी रेजिस्टेंस इज मोर। और मैं इसको आराम से 3 पॉइंट बना सकती हूँ। एलॉयज इज मोर स्ट्रॉन्गर देन प्योर मेटल, एलॉयज इज मोर हार्डर देन स्ट्रॉन्ग मतलब मेन मेटल, इट इज मोर रेजिस्टेंट देन मेन मेटल। और तूने लर्न क्या कर रखा है वैसे? स्ट्रॉन्गनेस, हार्डनेस, रेजिस्टेंस ज्यादा है और मेल्टिंग पॉइंट और क्या है? कंडक्टिविटी कम है। समझ के मेरी बात? सेट करना है। आगे देखो, ब्रास। ब्रास किसका एलॉय है? कॉपर, जिंक, ब्रॉन्ज, कॉपर, टिन। ब्रास, कॉपर, जिंक, ब्रॉन्ज, कॉपर, टिन। ब्रास, कॉपर, जिंक, ब्रॉन्ज, कॉपर, टिन। सोल्डर, लेड, टिन। कॉपर, जिंक, ब्रास, कॉपर, जिंक, ब्रास, कॉपर, टिन, ब्रॉन्ज। सोल्डर में होता है लेड, टिन। अगर एक मेटल आपका मरकरी हो तो उसे बोलते हैं अमलगम। क्या बोलते हैं बेटा जी? अमलगम। वन ऑफ द मेटल क्या हो? मरकरी, तो उसे क्या बोलते हैं? अमलगम। जो प्योर गोल्ड होता है वो 24 कैरेट का होता है। जो प्योर गोल्ड होता है वो 24 कैरेट का होता है। जो प्योर गोल्ड होता है
वो 24 कैरेट का होता है। जो प्योर गोल्ड होता है वो 24 कैरेट का होता है, लेकिन वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। मैं तुम्हारे को कह रही हूँ उसकी ना जैसे हम ज्वेलरी बनाते हैं, ज्वेलरी आप पहन रहे हो, टूटती तो नहीं है ना, वो इतना सॉफ्ट होता है कि तू उसको मान ले, तू उसके इयररिंग्स कानों में डाल रही है ना, इतना मतलब टूट जाएगा, बन ही नहीं पाएंगे। पहली बात बन ही नहीं पाएंगे, बोलना भी नहीं चाहिए, बन ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो इतना सॉफ्ट होता है। क्या होता है, इतना उसको मोल्ड ही नहीं कर सकते। इसीलिए मार्केट में जो गोल्ड आता है वो 22 कैरेट का आता है। क्या आता है बेटा, 22 कैरेट। तो 2 कैरेट की उसके अंदर इंप्योरिटी मिक्स करते हैं। क्या करते हैं, इंप्योरिटी, 2 कैरेट की इंप्योरिटी होती है, ठीक है। वो इंप्योरिटी इसलिए मिक्स करते हैं ताकि वो हार्डर हो जाए, बिकॉज एलॉयज आर स्ट्रॉन्गर, एलॉयज आर हार्डर, एलॉयज आर स्ट्रॉन्गर, एलॉयज आर हार्डर। तो हम 22 कैरेट का बनवाते हैं, जिसमें हमने सिल्वर और कॉपर की क्या करी, इंप्योरिटी मिक्स करी। क्या करी, इंप्योरिटी मिक्स करी। कोई दिक्कत? अच्छा जी, आयरन पिलर एट दिल्ली, सुन लो, ये ना बहुत बहुत फेमस है। दिल्ली में ना एक लोहे का पुल है जो बहुत सदियों पुराना है और वो बहुत फेमस चल रहा है। वो ये पूछ रहा है कि ऐसा क्या है उसके अंदर कि भाई वो अभी तक चल रहा है। जैसे जितने भी नॉर्मल पुल है, आप लोग यही देख लो, अपने यहीं पे बना हुआ जो पुल है, कितना उसके बेचारे की हालत खराब हो गई। अभी इतना टाइम भी नहीं हुआ, अभी बना था ये जो गीता बन के पास है, अभी बना था ना ये पुल। लेकिन अब ये कह रहा है वो इतना पुराना पुल कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, ये इसका क्या हो गया। सुन लो मैं बताती हूँ। ये इसका जो हमने ये बनाया हुआ है ना पुल, ये हमने थिन फिल्म ऑफ मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन लिया है, Fe3O4 से बनाया है। इसकी रेजिस्टेंस पार्ट टुवर्ड्स द रस्टिंग ज्यादा है, इसीलिए वो पुल बचा हुआ है। वो Fe3O4 से बना है। वो क्या पड़ा है, मैग्नेटिक फिल्म है उस पुल के ऊपर Fe3O4 की, जिसकी वजह से वो पुल प्रोटेक्टेड है। ये लिखा हुआ है देखो साफ साफ, एज अ रिजल्ट ऑफ फिनिशिंग ट्रीटमेंट गिवन टू द पिलर, हमने Fe3O4 की फिल्म बनाई है। उसके बाद पेंटिंग भी किया है, उसको गर्म करके एकदम से क्विंच किया था, गर्म करके एकदम से कूल कर दिया। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं, एकदम से गर्म करके ठंडा करना क्विंचिंग कहलाता है। एकदम से गर्म करके ठंडा करना क्या कहलाता है, क्विंचिंग। जैसे आप कोई भी चीज एकदम से गर्म करो, उसको एकदम से ठंडे में डाल दें, तो वो क्विंचिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, क्विंचिंग। इस वजह से ये पिलर आज तक स्टिक्ड है, खराब नहीं हुआ, और अभी तक चांस भी नहीं अभी होने के। ठीक है, इसी के साथ ये